एक वेरिएशन और बताऊंगा, ये सच तो वैसे वेरिएशन बताने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन में करवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। अब देखो, द स्विच इन द सर्किट शोन बिलो was open for a long time and is closed at t equal to 0। ये स्विच है, t equal to 0 पे क्लोज हो रहा है, उसके पहले ओपन था। पूरे सर्किट में देखें तो करंट सोर्स है 5 ओम और इंडक्टेंस मतलब R और L, और यहां पर हमें पता है क्या पूछा है, द करंट I ऑफ t, ये करंट I ऑफ t पूछा है इन एम्पेयर एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये वेरिएशन वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक नहीं करे हैं कि जहां पे जनरलाइज एक्सप्रेशन में कोई टाइम रख दे, जैसे पिछला क्वेश्चन भी था कि जनरलाइज एक्सप्रेशन में आपको टाइम रखा था, बट ये बोल सकते हैं कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन बड़े आसान है। यहां पे आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालना, उसमें टाइम पुट करना है और आंसर निकालना है। अब देखो जनरलाइज एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए, सिंपल स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 से हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम टाइम कांस्टेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं टाइम कांस्टेंट, क्योंकि t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो भी सर्किट बनेगा तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को सेपरेट यहां पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक ही इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस हटा देंगे तो रेजिस्टेंस ओवरऑल निकल आएगा। तो इसका मतलब है टाइम कांस्टेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ना तो हमें जहां पर हमें जनरलाइज एक्सप्रेशन पूछी हो टाइम कांस्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं, तो हमें लैप्लास यूज नहीं करना है, हम हमारी 3 स्टेप जो मेथड है उसको फॉलो करेंगे। चलो फटाफट कर देते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि स्टेप नंबर 1 दैट इज t इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है। t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या करना है आपको, इंडक्टर है तो इंडक्टर में पहले से करंट है या नहीं है ये चेक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये स्विच क्या था, क्लोज था, बहुत लंबे समय तक के लिए क्या है, क्लोज है। तो यहां पर आप देखो लंबे समय तक के लिए क्लोज है, तो इसका मतलब है ना, वॉज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो क्लोज नहीं, ओपन है ना, ओपन लिखा है यहाँ पे। स्विच क्या है आपका, ओपन है लंबे समय तक, ओपन है स्विच, ओपन है, तो ये वाला ब्रांच होगा ही नहीं। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि सर्किट आपका कुछ इस तरीके से बने, क्योंकि आपका जो इंडक्टर है वो रहेगा विथ सोर्स, इंडक्टर क्या रहेगा, विथ सोर्स रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ये रेजिस्टेंस और ये ओपन है, तो ये ब्रांच नहीं बना रहा हूं मैं, ओपन है, और यहां पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्या है, विथ सोर्स है, विथ सोर्स है तो हम क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 माइनस, अगर विथ सोर्स है तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब फटाफट कर देते हैं सॉल्व इसको। तो ये कितना है, 10 एम्पेयर करंट है, यहाँ पे कितना है 5 ओम और ये कितना है 5 ओम, तो ये करंट दोनों में 5 रेजिस्टेंस है तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि IL 0 माइनस इक्वल टू कितना है, 10 का आधा 5 एम्पेयर, और यही हमारा IL 0 प्लस पे भी रहेगा। समझ में आया। अब आप बोलोगे सर हमें इंडक्टर के अक्रॉस करंट थोड़ी पूछा है, हमें तो ये करंट पूछा है, तो आप ये I0 माइनस I0 प्लस इंडक्टर का क्यों निकाल रहे। भले ही मुझे ये चीज पूछी है, बट मैं t इक्वल टू 0 माइनस पे मेरा धर्म क्या बोलता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें t इक्वल टू 0 माइनस पे इंडक्टर के अंदर करंट और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज की बात करना और किसी की बात नहीं करना है। तो भले ही हमसे ये पूछा है, बट हमें पूरे सर्क्यूट पे इसकी इनिशियल वैल्यू का भी तो इंपैक्ट होगा ना, तो इस वजह से हमें इंडक्टर के क्रॉस का तो इनिशियल वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, और कोई चीज तो करना ही नहीं है हमें। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं फटाफट। स्टेप नंबर 2 दैट इज t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे जल्दी से फटाफट सर्किट बना देते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 एम्पेयर, ठीक है, और यहां पे रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये अब स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये स्विच क्लोज हो गया, ये स्विच क्लोज हो गया, और यहां पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और पहले से अगर करंट है तो एक करंट सोर्स, टेम्पररी करंट सोर्स बन जाएगा, ठीक है। और सारी वैल्यू मैं फटाफट लिख देता हूं। तो 10 ये दैट इज 5 ओम, और ये कितना है 5 ओम, और ये कितना है आपका 10 एम्पेयर, ठीक है, नॉट 10 एम्पेयर 5 एम्पेयर है ना, 5 एम्पेयर करंट सोर्स। अब देखो यहां पे बड़ी रोचक चीज है, हमें निकालना है क्या है, ये करंट निकालना है, क्योंकि ये करंट I ऑफ 0 प्लस हमें निकालना है। अब I ऑफ 0 प्लस निकालना है, इधर से क्या आ रहा है 5 एम्पेयर करंट आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये तो पूरा ग्राउंड पोटेंशियल है आपका, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट, तो इसके अंदर कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस ब्रांच के अंदर तो कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ बना हुआ है, तो ये करंट क्या इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। मतलब
हम ये बोल सकते हैं कि ये है आपका 0 वोल्ट के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाता, ये ओम्स लॉ की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 10 एम्पेयर है ना, 10 एम्पेयर जो करंट है ये असल में यहाँ पे आएगा 10 एम्पेयर इधर तो कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर मैं KCL लिख दूं, है ना, इसको A मान के KCL लिख दूं, KCL एट A, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं इतना सारा चीज, मैं डायरेक्ट लिख देता। तो इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है I ऑफ 0 प्लस, और ये भी इनकमिंग है इस पॉइंट पे, आउटगोइंग कितना है 10, 5 चले गया तो I ऑफ 0 प्लस कितना हुआ, 10 में से 5 गया तो 5 एम्पेयर। तो लकीली हमारा इंडक्टर के अक्रॉस जो 5 एम्पेयर था, बट ये करंट भी हमारा क्या आया, 5 एम्पेयर ही आया है, ठीक है। अब चलते हैं T इक्वल टू इनफाइनाइट पे, स्टेप नंबर 3 पे, स्टेप नंबर 3 पे, दैट इज T इक्वल टू इनफाइनाइट, T इक्वल टू इनफाइनाइट। T इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखो सर्किट कैसा बन रहा है, हम देखेंगे ये स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। स्विच क्लोज रहेगा तो मुझे एक चीज बताइए, इस इंडक्टर पे इस करंट सोर्स का इंपैक्ट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा करंट सोर्स कहां से, इस शॉर्ट सर्किट पाथ से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। मतलब कहने को तो इस इंडक्टर के अक्रॉस सोर्स दिखाई दे रहा है T इक्वल टू इनफाइनाइट पे, बट उसका इंपैक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब इंडक्टर क्या है आपका, विदाउट सोर्स से, मतलब इंडक्टर के अंदर क्या है, कोई भी करंट वगैरह नहीं जाएगा, तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट नहीं जाएगा। बट हमें इंडक्टर के अक्रॉस करंट तो निकालना नहीं, इनफाइनाइट पे ही निकालना है। तो 2 मिनट के लिए आप एक सर्किट ड्रॉ इस तरीके से कर देंगे, अगर, है ना, सर्किट ड्रॉ इस तरीके से कर देंगे कि यहाँ पे 10 एम्पेयर, ठीक है, 10 एम्पेयर, और यहाँ पे ये है हमारा 5, ठीक है, एक शॉर्ट सर्किट, और उसके साथ में अब इधर देखो, ये वाली ब्रांच बनाने का कोई मतलब नहीं है, इंडक्टर में बना जरूर देता हूं, बट उसको शॉर्ट और ओपन नहीं करना है ना। शॉर्ट और ओपन कब करना है हमें, जब वो विद सोर्स हो। तो इंडक्टर क्या है, यहाँ पे इंडक्टर है विदाउट सोर्स, विदाउट सोर्स। इंडक्टर क्या है, विदाउट सोर्स, और इंडक्टर विदाउट सोर्स होता तो डू नॉट मेक शॉर्ट सर्किट, है ना। ये चीज कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, भूल तो नहीं गए हो। 10 एम्पेयर, तो यहाँ पे 5 ओम, तो अब देखो यहाँ पे ये है 0 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट, तो यहाँ तो कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से चले जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा I ऑफ इनफाइनाइट पे, तो I ऑफ इनफाइनाइट करंट कितना हो जाएगा, 10 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो T इक्वल टू इनफाइनाइट पे लगे हाथ हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट भी निकाल लेते हैं। तो टाइम कांस्टेंट के लिए इंडक्टेंस को अलग कर देते हैं, और ये करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना, करंट सोर्स ओपन हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये एक शॉर्ट सर्किट पाथ, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे दैट इज R इक्विवेलेंट। तो हमें पता है कि करंट यहां तो जाने से रहा, क्योंकि इसके क्रॉस शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो ये पूरा का पूरा करंट इस तरीके से चले जाएगा। तो दैट इज रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 5 ओम ही रहेगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5। तो टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू L बाय R इक्विवेलेंट। L कितना है, L आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, L दे रखा है 2.5 हेनरी, तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 5, 2.5 एकम 2.5 दूना 2, मतलब 1/2 इज द टाइम कांस्टेंट। चलो फटाफट अपनी जनरलाइज एक्सप्रेशन, है ना, बहुत दिन हो गए याद करें जनरलाइज एक्सप्रेशन, एक बार मैं बना देता हूं। तो I ऑफ टी इक्वल टू I ऑफ इनफाइनाइट प्लस I ऑफ 0 प्लस माइनस I ऑफ इनफाइनाइट, है ना, e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। चलो तो अब हमें I ऑफ टी निकालना है, इनफाइनाइट कितना है 10 प्लस 5 माइनस 10 e टू द पावर माइनस टी कितना है, टी बाय टाउ। हमको निकालना क्या है, निकालना है हमें t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे करंट निकालना है, मतलब हमें निकालना है टाइम 0.5 मतलब 1/2, ठीक है। तो 10 में से 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 e टू द पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड टाइम कांस्टेंट भी कितना है 1/2 है। तो यहाँ से चीजें बड़ी आसान हो गई, 10 माइनस 5 e टू द पावर माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.16 एम्पेयर इज द आंसर। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। वही वापस हमारी स्टेप नंबर 1 2 3 प्रोसेस में चले, टाइम कांस्टेंट निकाला, जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाला।
तो बस मुझे एक वेरिएशन करवाना था कि जनरलाइज एक्सप्रेशन में कोई किसी टाइम पे पूछे अगर तो किस तरीके से करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं करवाया कि ऑलरेडी जो क्रैश कोर्स का फोल्डर है ना उसमें मैं 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले करवा चुका हूं उसमें। तो क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में जब पूरा नेटवर्क खत्म हो जाए तो क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में जाना, हर एक टॉपिक वाइज उसमें मैंने 150 क्वेश्चन करा रखे हैं और उसमें जो भी लेटेस्ट गेट वाले क्वेश्चन है वो भी उसमें अवेलेबल है। तो मोटा मोटी उसमें एक जस्ट आपका एक क्रैश कोर्स टाइप एक रिवाइज हो जाएगा पूरा नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। तो उसमें इस तरह के, क्योंकि इस तरह के मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि बहुत ज्यादा मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं, बट एक दो वेरिएशन में करा दूंगा ताकि आपको अंदाजा रहे कि जनरलाइज एक्सप्रेशन में टाइम पुट करने के बाद भी आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग और इसके बाद हमारा ये ट्रांजिएंट वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा, डीसी ट्रांजिएंट एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन नंबर 369, इन दिस सर्किट शोन द वोल्टेज Vn ऑफ t इज डिस्क्राइब्ड बाय। अब ये देखो, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका फंक्शन दे रखा है t लेस देन 0 पे 0, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 15 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि t यहाँ पे इस तरीके से एक स्टेप फंक्शन है ना, ये दे रखा है आपको एक तरह का स्टेप फंक्शन 15 वोल्ट t इक्वल टू 0 के बाद लग रहा है, उसके पहले क्या है आपका 0 है, ठीक है। चलो वेयर t इज इन सेकेंड, है ना, या ध्यान रखना माइक्रो सेकेंड वगैरह में भी हो सकता है। द टाइम इन सेकेंड at which current I in the circuit will reach the value 2 ampere is। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है उल्टा। इस क्वेश्चन में आपको बोला था कि आधे सेकेंड पे मतलब 0.5 सेकेंड पे बताओ कि करंट कितना होगा, बट इस बार आपसे पूछा है कि आपका 2 एम्पेयर करंट होगा वो किस टाइम पर होगा। रिवर्स क्वेश्चन है। आपको यहां पे इस पिछले क्वेश्चन में क्या था, करंट पूछा था टाइम, इस टाइम के ऊपर टाइम गिवन था, करंट पूछा था। इस बार क्या है, आपको करंट गिवन है कि 2 एम्पेयर करंट हो जाए, उतना टाइम बताओ, आपको टाइम निकालना है ना। तो जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। तो फटाफट करते हैं हमारी वही अप्रोच कि स्टेप नंबर 1 अगर देखें, स्टेप नंबर 1 दैट इज t इक्वल टू 0 माइनस, है ना, ये क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए। t इक्वल टू 0 माइनस पे देखें तो t इक्वल टू 0 माइनस पे कोई सोर्स ही नहीं है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, विदाउट सोर्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इंडक्टेंस हमारे विदाउट सोर्स हैं, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि I 1 हेनरी ऑफ 0 माइनस 0 रहेगा और यही हमारा I 1 हेनरी 0 प्लस करंट रहेगा, है ना। दो इंडक्टर है और करंट 2 हेनरी 0 माइनस ये भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, और ये भी 2 हेनरी 0 प्लस पे भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। और हमें निकालना है करंट ये वाला, कौन सा करंट निकालना है, ये करंट I निकालना है। और ये करंट कौन सा जा रहा है, 2 हेनरी पे जा रहा है, तो इसको मैं 2H हेनरी कर दूं, बिल्कुल कर दूं, क्योंकि 2 हेनरी से जा रहा है। तो 0 प्लस पे तो हमें पता चल गया कि 0 है ना। और इसी का हमें जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालना है ना, कि यहाँ पे एटवी ये जो करंट है, ये जो करंट I है जिसको मैंने 2H बोल दिया है ना, इसको मैं 2H कर दूं, 2H है, तो ये करंट कितना 2 एम्पेयर पहुंचे वो टाइम निकालना है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 प्लस तो आ चुका था, स्टेप नंबर 2 की मुझे जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, है ना, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं डायरेक्टली। तो स्टेप नंबर 3 दैट इज t इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या रहेगा, बिल्कुल t ग्रेटर देन, तो हमेशा सोर्स रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या रहेगा, 1 हेनरी एंड 2 हेनरी क्या रहेंगे, विथ सोर्स रहेंगे। और विथ सोर्स होता है तो आपका क्या रहेगा, शॉर्ट हो जाएगा t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे शॉर्ट हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं, ये मैं यहाँ पे सोर्स बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, ये मैंने सोर्स बना दिया, प्लस माइनस 15 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये हो गया है शॉर्ट, ठीक है, और ये भी क्या हो गया है, शॉर्ट, ठीक है। याद आ रहा कुछ, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल में इसी तरीके का हम लोगों ने नेटवर्क बनाया था। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका अगर देखूं तो ये हो जाएगा 1 ओम, और ये 1 हेनरी कैपेसिटी, और ये 2 हेनरी कैपेसिटी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अगर बेसिक क्लियर नहीं, करंट डिवीजन रूल का सिंपल बेसिक चीजें नहीं पता है, याद करो। अगर ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो करंट डिवीजन रूल का लेक्चर देखूंगा, मैंने बकेट के एग्जांपल से समझाया था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये करंट निकालना है, I ऑफ 2 हेनरी, मतलब इसको मैं थोड़ा सा वही नोटेशन ले लेता हूं, I 2 हेनरी इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब देखिएगा, इस करंट के लिए मुझे अगर ये करंट पता चल जाए तो मैं करंट डिवीजन रूल लगा दूं, और मुझे पता है अगर ये करंट मुझे निकालना, I टोटल निकालना है, तो I टोटल करंट कितना हो जाएगा, ये तो शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो रेजिस्टेंस एक ही रहेगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 15 एम्पेयर। और मुझे अगर I 2 हेनरी निकालना है, तो इंडक्टेंस में करंट डिवीजन कैसे चलता है, आपका इंपीडेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, उसमें वैसे ही चलता है।
सेम कि जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर 1 हेनरी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 हेनरी इनटू टोटल कितना है आपका, टोटल आई टोटल 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 पंजे 15, दैट इज 5 एम्पेयर। तो ये हो गया आई 2 हेनरी इनफाइनाइट पे आपका 5 एम्पेयर हो गया, ठीक है। चलो अब टाइम कांस्टेंट अगर निकालना है तो टाइम कांस्टेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से ब्रेक कर दो, यहां से ब्रेक करो तो रेजिस्टेंस ये शॉर्ट हो जाएगा। इधर देखोगे तो कितना हो जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पैरेलल में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे L इक्विवेलेंट देखेंगे, अगर L इक्विवेलेंट यहां से ब्रेक करके तो दोनों पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस जैसा होगा, तो 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 3, तो 2/3 दैट इज L इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस कितना है 1, तो टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R, तो ये हो जाएगा 2/3 दैट इज टाउ, ठीक है। टाउ पता चल गया आपको। चलो तो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं, अच्छा नहीं होगा, चलो छोड़ो, है ना, समझ में आ गया टाइम कांस्टेंट। चलो फटाफट कर देते हैं हम लोग। तो अब हमें क्या करना है, जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखना है, तो आई ऑफ टी इक्वल टू आई ऑफ इनफाइनाइट प्लस आई ऑफ 0 प्लस माइनस आई ऑफ इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। और ये कौन सा करंट है, ये 2 हेनरी वाला है, 2 हेनरी वाला करंट, 2 हेनरी इंडक्टेंस में जाने वाला। अब देखो, अब आपसे क्या बोला है कि ये करंट जो है 2 हेनरी में जाने वाला जो करंट है वो कितना हो जाए, 2 एम्पेयर हो जाए। तो इसको मैं 2 कर देता हूं, 2 इनफाइनाइट कितना है 5 प्लस ये कितना है 0, ये हो गया 5 और e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ कितना है 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, तो 3/2 है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, तो यहाँ पे 3/2t है ना, टाउ नीचे तो ऊपर जाके मैंने 3/2 कर दिया। तो यहाँ से 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 - 5 e टू द पावर माइनस 3/2 इंटू टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 5 में से 2 चले गया तो -3, माइनस माइनस कैंसल, तो 3/5 इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3/2t, ठीक है। और ये हो जाएगा ln 3/5 इक्वल टू -3/2 इंटू टी, ठीक है। ln इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी और 1 से कम होता है ln के अंदर तो माइनस माइनस कैंसल, तो t इक्वल टू आ जाएगा 0.34 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर के टाइम 0.34 सेकेंड पे आपका करंट कितना रहेगा 2 एम्पेयर रहेगा, और यही टाइम हमारा क्या है आंसर है। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था। क्वेश्चन में सच ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, वही हमारा जो जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाला हम लोगों ने, वही हमारा करंट डिवीजन रूल, वही सारी बेसिक चीजें और वही अप्लाई करी और उस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन गया। तो एट दिस नोट हमारा पूरा का पूरा ट्रांजिएंट में 2 हिस्से होते हैं, डीसी वाला और एसी वाला, ठीक है। क्या होता है ट्रांजिएंट, पूरा ट्रांजिएंट एनालिसिस में ट्रांजिएंट में 2 हिस्से होते हैं, कौन से, एक तो डीसी ट्रांजिएंट और दूसरा है एसी ट्रांजिएंट। और मैं आपको बोलूंगा कि 99.9% जो सिलेबस या क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डीसी ट्रांजिएंट से ही आते हैं, जो कि हम लोग फिनिश कर चुके हैं पूरा। अब बारी है एसी ट्रांजिएंट की, तो 0.1% हम ये बोल सकते हैं कि एसी ट्रांजिएंट, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 25 साल के इतिहास में गेट में एसी ट्रांजिएंट से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आए हो तो आए हो। मेरे ख्याल से 2 ही क्वेश्चन आए हैं सन 2002 से लगा के, अगर मैं 2022 की बात करूं तो 20 सालों के इतिहास में तीनों ब्रांच को अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो मात्र 2 क्वेश्चन आए हैं। तो आप सैंपल साइज समझ सकते हो, डीसी ट्रांजिएंट से हर साल तीनों ब्रांच में हो सकता है, एक किसी साल तो आपको 2 क्वेश्चन, आपके एक पेपर में 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है। बट एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही आता है तीनों ब्रांच में हर साल। तो आप समझ सकते हो कि ये डीसी ट्रांजिएंट वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसी ट्रांजिएंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से मेरी ओल्ड सीरीज में भी मैं या ऑफलाइन क्लासेस में भी एसी ट्रांजिएंट पढ़ाता ही नहीं हूं। बट बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम के लिए भी पढ़ते हैं, कभी सरप्राइजली, कभी जो आप बोल रहे हो कि 20 साल में 2 बार क्वेश्चन आए हैं, तो वो कभी सरप्राइजली आ गया तो हम क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन के लिए मैं इस बार एसी ट्रांजिएंट अगले लेक्चर से पढ़ा दूंगा। एक लेक्चर के अंदर लगभग खत्म हो जाएगा हमारा एसी ट्रांजिएंट, और अगले लेक्चर में क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, बहुत छोटी सी चीजें हैं, आप भी अपने लेवल पे पढ़ सकते हो, बट फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा अच्छे से इसको बता दूंगा। और बात करें अगर डीसी ट्रांजिएंट की, तो इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, और इसमें तीनों कैटेगरी, जिसमें हमारा मेन तो हमारा क्या था,
देखो मैंने 3 चीजों में बताया था आपको, एक CF एंड PI से मैंने क्वेश्चन करके बताया आपको, याद करो पहला लेक्चर CF PI से हम लोगों ने कुछ केसेस देखे और मैंने बोला कि इससे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये लंबी मेथड है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 1, 2 और 3 स्टेप सॉल्यूशन, इससे हम लोगों ने 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर लिया और हमारा काम बन गया, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर है लैप्लास। मैंने बताया कि लैप्लास कहां कहां लगेगा और किस सिचुएशन में लैप्लास लगता है और लैप्लास कैसे लगता है, इसमें फिर पार्शियल फ्रैक्शन की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, और ओवरऑल अगर टाइम कांस्टेंट नहीं निकाल पाए तो लैप्लास आपको लगाना है। या फिर हमारे कुछ स्पेशल केसेस है जहां पे हमारा KVL KCL वायलेशन होता है, वहां पर हम लोग लैप्लास लगाते हैं। तो अल्टीमेटली लैप्लास 2-3 जगह पे यूज होते हैं जहां KVL KCL का वायलेशन हो रहा है हमारी स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 पे जाके, तो वहां पर हमें लैप्लास की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे सिचुएशन जहां पर हम टाइम कांस्टेंट आसानी से नहीं निकाल पाए तो वहां पर हम लोग लैप्लास से सॉल्व करते हैं, ठीक है। टैंक सर्किट भी पढ़ा है, स्पेशल केसेस भी पढ़ा है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने ओवरऑल इस ट्रांजिएंट वाले टॉपिक में जिसमें DC इंपॉर्टेंट था उसमें जो तीनों केसेस है उसको एक एक करके बहुत अच्छे से देखा। और इसमें भी सबसे ज्यादा 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है, 90% आपके यही है, 10% ये है। कई बार मैं इसको 98 भी बोल देता हूँ, इसको 2% भी बोल देता हूँ, तो परसेंटेज पे मत जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा, ठीक है। कि कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट ये है, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़े से लैप्लास के क्वेश्चन ज्यादा करवा दीजिएगा, तो मैंने ज्यादा भी क्वेश्चन कराए हैं इस बार, ठीक है। मजा आया होगा। तो ट्रांजिएंट मैं समझता हूं कि जो, देखो मैं जब एज ए स्टूडेंट था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो प्रिपरेशन करने में जो चीजें टफ लगती थी, लाइक मैं नेटवर्क की बात करूं तो इसमें मुझे ट्रांजिएंट थोड़ा सा टफ लगता था। अगर मैं बात करूं पावर सिस्टम की तो मुझे स्टेबिलिटी वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ लगता था। मैं बात करूं अगर मशीन की तो उसमें मुझे सिंक्रोनस मशीन थोड़ी सी टफ लगती थी कंपैरिजन अगर करें तो मैं जब टीचर बना ना, और आई थिंक मैं टीचर बन गया था 2015-16 के दरमियान, फुल फ्लेजेड टीचर, तो उसके बाद से मुझे लगा कि जो एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है जो स्टूडेंट को डिफिकल्टी फेज आती है जिन टॉपिक्स में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए और बहुत अच्छे से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। तो मेरे जनरली आप मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या नेटवर्क चारों सब्जेक्ट देखोगे तो इसमें मैंने उन पोर्शन को बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत ज्यादा रोचक तरीके से पढ़ाया है जिसमें स्टूडेंट को लगता है कि यार यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पढ़ा देना नहीं है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना, उसको फैमिलियर बनाना, स्टूडेंट को ये कन्वे कर देना अपने कंटेंट से कि नहीं भाई ये पोर्शन इजी है, आप इसको तरीका बदलो खाली। लाइक स्टेबिलिटी की बात करें, फॉल्ट की बात करें, आप ट्रांजिएंट की बात करें, तो ये एक टफेस्ट टॉपिक में माने जाते हैं। बट आप देखोगे, इवेल्यूट करोगे मेरे जो मैंने टॉपिक अभी आपको बताया, जब मेरे मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब चीजें पढ़ोगे तो आपको लगेगा, और जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर में बहुत फॉर्मूले, तो रेक्टिफायर में बीच में मैं आपको इस तरीके से गाइड किया हूं ताकि आपके दिमाग में फिक्स चीजें बैठ जाए। तो एज ए स्टूडेंट ऐसा फील करता हूं कि जो स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है तो वो आपके मानसिक, आपकी जगह अगर मैं होता तो किस तरीके से इस टॉपिक को रिलेट करता, उसको ध्यान में रखते हुए मैं चीजें पढ़ाता हूं। इस वजह से आप में से बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है मुझे, 1 लाख के ऊपर व्यू हो गए हैं बहुत सारे नेटवर्क के वीडियोस पे। तो ये सब आपका क्रेडिट है कि आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही है। हो सकता है मुझसे कुछ लोग नहीं भी संतुष्ट होंगे, हो सकता है भाई 100% तो हिंदुस्तान में एक टीचर से सारे स्टूडेंट संतुष्ट हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टीचिंग पे किसी का मोनोपोली नहीं है। फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो आप संतुष्ट हो। अल्टीमेटली मैं ये बोलता हूं कि आपको किसी का पढ़ाना अच्छा लग रहा है, इस बात पे मैटर करता है कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और इजी तरीके से, क्योंकि हमें परफॉर्म सिर्फ यहां नहीं करना है, आपको उस 3 घंटे में भी परफॉर्म करना है। तो इसीलिए एक क्वेश्चंस कितना होना चाहिए, थ्योरी कितने लेवल पे जाना चाहिए, उसका सब कुछ, और सबसे बड़ी चीज है आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हर एक चीज को उतना ही बताया है जितनी आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मजा आया होगा क्वेश्चन में, और सारा लैप्लास बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिलीव मी आपका भी लैप्लास फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। मैंने टॉपिक चालू होने से पहले बोला था कि ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते जब एंड होगा तो आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक हो जाएगा एंटायर नेटवर्क थ्योरी, और ये आप फील भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में AC ट्रांजिएंट के साथ। ओके, थैंक यू।